आए और हमको संबोधित करें। माननीय गजेंद्र सिंह। भारत माता की भाई, ये जय मेरे तो समझ के बाहर। भारत माता की। हमारे मारवाड़ में कहीं मनवार रीत है और जयपुर में जय बोलन में मनवार करनी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश द्वारा आयोजित ये देना यार, आज इस धरने के कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई सतीश पूनिया जी, बड़ी बैटरी छोटी है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब की आदरणीय वसुंधरा जी, लाइव में बैटरी है क्या? राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय जी, श्रद्धेय गुलाब जी भाई साहब, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ दूर दराज क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधिगण, पाकिस्तान से उस प्रताड़ना को सह करके आए हुए ऐसे सारे विस्थापित भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा आभार करता हूं और विशेष आभार करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, एक सत्य को सामने लाने के लिए आज इस जयपुर की धरती पर किया है। मित्रों, मुझे याद है 2015 में जब भारत की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में OCI PIO का बिल लेकर के आई थी। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारत के जो लोग अपने काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में दुनिया के दूसरे देशों में चले गए हैं, वहां रह रहे हैं, कुछ को शायद 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी ऐसा हो गई होगी, लेकिन वो अपनी जड़ों के साथ में, अपने देश की संस्कृति के साथ में जुड़े रहना चाहते हैं। जब कभी भी भारत में आते थे, भारत में आने के लिए उनको वीजा लेने की आवश्यकता पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में जाकर के घोषणा की थी कि मैं इस व्यवस्था को समाप्त करूंगा। संसद में इस विषय पर चर्चा हो रही थी। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल आज उपस्थित नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में व्हिप थे। मैंने निवेदन किया कि मैं भी कुछ दर्द लोकसभा में लोगों के बाद, संसद में कुछ ऐसे लोगों का दर्द रखना चाहता हूं जो ऐसी तकलीफों को भोग करके अपना सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अनुमति दी। लोकसभा में बात करते हुए मैंने कहा कि ऐसे लोग जो देश के धर्म के आधार पर हुए विभाजन के बाद में लियाकत नेहरू समझौते की मर्यादा को के ऊपर विश्वास करते हुए अपने घर परिवार को छोड़ करके आने को राजी नहीं हुए, जो पाकिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, वो आज पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, शोषित हैं और धर्म के आधार पर उनके ऊपर अत्याचार होता है। जैसा अभी बहुत सारे वक्ताओं ने जो वहां से आकर के आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुकून की तलाश कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपना दर्द बयान किया। उनका दर्द मैंने लोकसभा में रखा। मैंने कहा कि भारत की भूमि के से उपजे ऐसे धर्म का कोई भी अनुयायी जो विश्व में किसी भी देश में रहता है, दुनिया में 40 से ज्यादा मुसलमान देश हैं, दुनिया में 40 से ज्यादा ईसाई देश हैं, अगर भारत के धर्म का निवासी यदि दुनिया में किसी भी देश में रहता है और राज व्यवस्था, शासन व्यवस्था के संरक्षण में यदि उस पर धर्म के आधार पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है,
उसकी माताओं बहनों की भी इज्जत ली जाती है, बलात् उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो अपने स्वधर्म की रक्षा के लिए यदि हिंदुस्तान में आता है तो बाएं पसार कर हमारे भारत में हमको उनका स्वागत करना चाहिए, दिल खोल करके स्वागत करना चाहिए। बहुत सारे वक्ताओं ने अभी पाकिस्तान में जिस तरह के जुल्म होते हैं या बांग्लादेश में जिस तरह से धर्म के आधार पर जुल्म हुए उनके बारे में बताया, लेकिन मुझे आश्चर्य मित्रों, चमनलाल जी आए थे 10-12 बस भर करके जोधपुर से चमनलाल जी मेवाराम जी लेकर के आए। बहुत सारे पाक विस्थापितों ने जो यहां आकर के आज बाबूलाल जी ने, प्रेम जी ने, इन सब ने अपनी बात रखी, लेकिन इन्होंने वहां जो दर्द सहे केवल उनकी चर्चा की। हिंदुस्तान आने के बाद में जो नागरिकता के कानून में जो प्रावधान थे उनके कारण से उनको जो यहां कष्ट आते थे उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। मैं आज वो दर्द आपके सामने बयान करना चाहता हूं। लोग प्रश्न करते हैं कि ये कानून लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, जब कोई ऐसी पीड़ा सहन करके अपनी बहू बेटियों की इज्जत को बचा करके या अपनी बहू बेटियों की इज्जत गंवाने के बाद में बचे हुए साथ जो है अपना सब कुछ लेकर के, जब कुछ छोड़ करके और जो कुछ बचा है उसको लेकर के हिंदुस्तान में जब आता है, वैध वीजा दस्तावेज लेकर के जब हिंदुस्तान में प्रवेश करता है, मुनाबाव के स्टेशन पर उसकी तलाशी होती है। यदि वो हिंदुस्तान के जो कानून है उसके हिसाब से 50,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति लेकर के आता है, अपना सब कुछ बेच करके, यदि सोना लेकर के आता है, अपना सब कुछ बेच करके औने पौने दाम में कुछ खरीद करके अपने साथ लेकर के आता है, वो वहां कस्टम के अधिकारी जब्त कर लेते थे, क्योंकि कानून अनुमति नहीं देता कि हिंदुस्तान में आप इससे ज्यादा धन लेकर के हिंदुस्तान में प्रवेश करें। वो हिंदुस्तान में आता था इस आशा के साथ में कि ये जो कष्ट मैं यहां सह रहा हूं, हिंदुस्तान में आकर के मैं शायद मुझे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। जब वो भारत में आता था, भारत में आने के बाद में मुनाबाव से लौट कर लेकर के जहां का वीजा लेकर के आता था, उस दिन से उसका एक नए दर्द की दास्तान शुरू होती थी। जो कानून था उस कानून के मुताबिक 7 साल बाद में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वैध दस्तावेज के द्वारा भारत में आया है, वो नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकारी बनता था 7 साल तक। और उन 7 साल में क्योंकि उसके पास में किसी भी तरह का नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, किसी भी तरह का वैध दस्तावेज उसके पास में नहीं है, वो 7 साल तक नए मकान किराए ले सकता है, न वो किसी तरह के मकान में जो है किसी की तरह की संपत्ति अख्तियार कर सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, न कहीं भी नौकरी कर सकता है, न किसी सरकारी अस्पताल में जाकर के जहां कहीं भी आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता है वहां जाकर के अपना इलाज करा सकता है। उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसके पास में किसी तरह का जो है नागरिकता का दस्तावेज उसके हाथ में नहीं है, किसी तरह का वैध दस्तावेज नहीं। मुझे याद है 2015 के साल में जब वो पीआईओ पर बिल आ रहा था, उससे ठीक पहले जोधपुर में एक घटना हुई थी। पाकिस्तान से ऐसी सारी यातनाएं सहन करके आया हुआ एक डॉक्टर परिवार, पढ़ा लिखा डॉक्टर हिंदुस्तान में आ गया, अपने बच्चों के छोटे छोटे बच्चों को लेकर के नागरिकता के लिए उसने लॉन्ग टर्म वीजा मिलने के बाद में 7 साल बाद में भी आवेदन कर दिया, लेकिन नागरिकता 15-20 साल 20 साल से भी ज्यादा समय बीत गया, नागरिकता नहीं मिली थी। बच्चे होनहार थे, डॉक्टर कहीं छोटी सी अपनी दुकान में बैठ करके इलाज करता था। हर महीने पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते थे कि तुम राज्य भारत में आकर के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, यहां जाकर के काम नहीं कर सकते, किसी तरह से पेट काट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाता था। बच्चे होनहार पढ़ाई करते करते, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं, दस्तावेज मांगा नहीं, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, पढ़ते पढ़ते 10वीं किया, 12वीं किया, दोनों बच्चे कामयाब हुए। एक बेटा हिंदुस्तान की बंबई की आईआईटी में पहुंच गया और दूसरा इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है धनबाद में पहुंच गया। एक दिन किसी ने यकायक उसकी शिकायत की कि ये डॉक्टर पाकिस्तान का नागरिक है और ये मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में रहता है, देश के कानून के मुताबिक वो यहां पढ़ नहीं सकता था, उसके बच्चे यहां पढ़ नहीं सकते थे और वो डॉक्टर के काम नहीं कर सकता था। इस कानून के आधार पर उसको देश से वापस पाकिस्तान धकेलने का आदेश हो गया।
आप कल्पना कीजिए एक ऐसा परिवार जिसने 20-22 साल हिंदुस्तान में गुजारे और जिसके बच्चे आईआईटी में पढ़ रहे हो, आईआईटी से उनके बच्चों का निष्कासन का आदेश हो गया। विषय हमारे संज्ञान में है। मुझे सीमा पर काम करने का अवसर मिला 20 साल तक। मैंने लोकसभा में जाकर के इस विषय को उठाया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस समय के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह साहब का। मैं उनके पास में गया, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको प्रधानमंत्री, मैं सहायता करूंगा, भारत से किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाहर नहीं जाने दूंगा, लेकिन यह विषय जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में लाए जाने की आवश्यकता है। मैंने प्रधानमंत्री जी के विषय में के संज्ञान में ये सारा विषय लाया। उन लोगों को भारत से डिपोर्ट करने का जो आदेश हुआ था वो रोकना पड़ा। मित्रों, 7 साल सड़क पर रह करके वो दुर्गत जो है वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होता है। उनके पास में किसी तरह का आसरा नहीं है, किसी तरह का आश्रय नहीं है। रोज रोज प्रताड़नाएं उनको, जगह जगह उनको प्रताड़नाएं सहन करनी पड़ती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन दर्दों को उन्होंने साथ जो है सुना और 2016 में एक संशोधन किया कि जो लॉन्ग टर्म वीजा पर हिंदुस्तान में आ गया है, जिसको लॉन्ग टर्म वीजा मिल गया है, वो बैंक का खाता खुलवा सकता है, वो टेलीफोन का कनेक्शन ले सकता है, वो मोबाइल का कनेक्शन ले सकता है, मकान किराए ले सकता है, संपत्ति अख्तियार कर सकता है, वो किसी तरह का व्यवसाय हिंदुस्तान में अगर करना चाहे तो कर सकता है। और उसके बच्चों को अगर पढ़ाई करनी हो तो वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को सधिकार पढ़ा सकता है। लॉन्ग टर्म वीजा का कानून में जो एक नोटिफिकेशन के माध्यम से संशोधन हुआ, लेकिन उससे उनकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई। वो जो 7 साल बाद में जब नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए काबिल बनता है, अधिकारी बनता है, उस दिन से उसके दर्द की एक नई यात्रा का प्रारंभ होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं ये जो है चमनलाल जी जब बात कर रहे थे तब उनको ये वो दिन दुखियारों के वो दिन याद आए, वो उनका दर्द क्यों नहीं याद आए। नागरिकता के लिए आवेदन करने की पहली शर्त कि उसको पाकिस्तान के अपने वीजा को रिन्यू कराना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का वीजा रिन्यू कराने के लिए जब अपने घर परिवार वालों के पासपोर्ट को रिन्यू कराना पड़ेगा, वो पासपोर्ट के दस्तावेज इकट्ठा करा के रिन्यूअल का फॉर्म भर के दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचता है। पता नहीं दिल्ली के पुलिस वालों को कोई विशेष क्षमता प्राप्त देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पाकिस्तान का नागरिक। उसको पकड़ते हैं कि तुम्हारे पास में जोधपुर से बाहर आने की या बाड़मेर का तुमको वीजा मिला हुआ है, बाहर आने की अनुमति नहीं है, तुम यहाँ आए हो, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। उसको कोई बेचारे को 5-10 हजार रुपए प्रति पासपोर्ट के हिसाब से भुगतान करना पड़ता था, तब वो उसको छोड़ता था। पाकिस्तान एम्बेसी में जाता। पाकिस्तान की सरकार ने भी ऐसे लोगों को रोकने के लिए, उनको लूटने के लिए 5,000 रुपए प्रति पासपोर्ट के हिसाब से रिन्यूअल की फीस तय की। वो 5,000 रुपए रिन्यूअल के लिए जो गरीब आदमी सड़क पर 7 साल से रह रहा है, जिसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, बड़ी मुश्किल से अपना पेट काट करके बच्चों को पालता है, वो 5 साल बाद उसको 5,000 रुपए रिन्यूअल प्रति पासपोर्ट पे करना पड़ता। फिर एक बार वापस दिल्ली रिन्यूअल हुए पासपोर्ट को लेकर के और उसको सरेंडर करने के लिए जाना पड़ता है। वो सरेंडर करके आता है, एप्लीकेशन भरता है, उसके बाद में 15 साल तक उसके बाद में नागरिकता का इंतजार करता है। एक एक दिन वो इस देश में इस दर्द के साथ में कि मैं आसमान से गिरा था और खजूर पे लटका हुआ इस दर्द के साथ में बांटता था। एक एक दिन गिन गिन करके काटता था। उस दर्द को दूर करने के लिए इस नागरिकता के कानून में संशोधन की आवश्यकता थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके इस नागरिकता में के कानून में संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनके दर्द को कम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या, आप प्रश्न करते हैं कि मुसलमानों को क्यों छोड़ दिया, केवल हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, इनको सबको क्यों दिया? एक तरफ वो कहते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग, जिनकी बात अभी आदरणीय रविशंकर जी कर रहे थे। कल मैं सुन रहा था टेलीविजन में जो विरोध करने वाले लोग हैं, टेलीविजन में इंटरव्यू दे रहे थे कि आपने मुसलमानों को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ वही लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है, पीड़ित है, दुखी है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। भैया जब दबाया और कुचला जा रहा है, दुखी और पीड़ित है, तब हिंदुस्तान में कोई मुसलमान आना चाहेगा क्या? जब वो नहीं आना चाहेगा तो उसको देने की आवश्यकता है क्या? भारत में जो मुसलमान रह रहा है वो सम्मान के साथ में रहने का अधिकारी है।
हम बराबर की नागरिक अधिकार जो है उनको हमने दिए हैं। मैंने तो लेकिन घुसपैठियों को और जो वैध दस्तावेज से भारत में आए उन दोनों को एक बराबर नजर से देखने का काम जो है वो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कभी नहीं कर सकती। जो लोग हमारे बच्चों के संसाधनों में बंटवारा करने के लिए करोड़ों की संख्या में आकर के जिन प्रदेशों में रह रहे हैं, अवैध रूप से आए, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उन सब के सारे दस्तावेज, नागरिकता के दस्तावेज को छोड़ करके बाकी सारे दस्तावेज उनके बना दिए गए। उनको वोट का अधिकार दे दिया गया। वो आज वहां के लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। वो वहां पर आपके सारे संसाधनों पर डाका डालते हैं और फिर उसके बाद में खड़े होकर के भारत की भूमि को और भारत के इस लोकतंत्र को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को क्या इन पीड़ित चमनलाल जी के परिवार के लोगों के बराबर रखा जा सकता है? ये जवाब आप लोगों को ले जाकर के धरातल में आम आदमी को देना पड़ेगा। ये राजस्थान की सरकार, पश्चिमी बंगाल की सरकार, मध्य प्रदेश और पंजाब की सरकार कहती है कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि कलेक्टर के द्वारा नागरिकता दी जाएगी। कलेक्टर हमारे अधीन काम करता है। जब तक कलेक्टर को निर्देश नहीं करेंगे, नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि यह अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है, यह अधिकार भारत की सरकार के पास में है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन के माध्यम से कलेक्टर को अधिकार दिया है। जिस दिन राजस्थान की सरकार रोकने का प्रयास करेगी, इनकम टैक्स के अधिकारी को, कस्टम के अधिकारी को अधिकार दे देंगे कि ऐसे सारे लोगों को कैंप लगा करके नागरिकता दी जाए। कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। मैं आप सब लोगों को विश्वास के साथ में कहता हूं, जो पीड़ित बंधु आज 10 बस भर करके अपना दर्द बयान करने के लिए और आप सबका धन्यवाद करने के लिए, मंच पर बैठे हुए सारे लोगों का धन्यवाद करने राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान से, जोधपुर से आए, मैं उन सब की तरफ से, क्योंकि मैं उनका प्रतिनिधि हूं, उन सब की तरफ से आप सबका और माननीय मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे ऐसे पीड़ितों का दर्द कम करने का काम किया है, ऐसा साहसिक निर्णय किया है। और इनका जो आशीर्वाद है, जो इनका आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद आगे समय में आपको और अधिक ताकतवर बनाएगा और अधिक शक्तिशाली बनाएगा। आप सबका बहुत सारा अभिनंदन। जय हिंद।